गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गए बार के जो हमारे पास में क्लास थी उसमें हमने हार्ट की एक स्ट्रक्चर जाना था, हार्ट की एक क्रियाविधि हमने जानी थी। आज हम उसी टॉपिक्स को अच्छी तरह से मैं क्लैरिटी करते हैं, क्योंकि उसके पहले हमने स्ट्रक्चर पूरी तरह से जान ली थी। आज हमारी जो क्लास है हार्ट की क्रियाविधि के ऊपर डिपेंड है कि हार्ट की क्रियाविधि किस तरह से होती है। तो हम चलते हैं ये हार्ट, फिर इसके बाद हम रेस्पेक्टिवली सिस्टम पर आएंगे, श्वसन तंत्र पर हम जुड़ेंगे। तो हार्ट की क्रियाविधि क्या है, किस तरह से ये क्रिया करता है, तो हम चलते हैं दोस्तों आगे। इसको समझने के लिए हम एक छोटी सी स्ट्रक्चर लेते हैं और छोटी सी स्ट्रक्चर से हम समझते हैं कि किस तरह से हृदय एक पूरा सा एक प्रोसेसिंग करता है। मैंने स्ट्रक्चरली कुछ इस तरह से कुछ एक स्ट्रक्चर आपके सामने बना दी है। ये इस तरह से मैंने इस तरह से एक स्ट्रक्चर आपको मैंने ये इस तरह से हैं, और यहाँ पर ये मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कि इस तरह से मैंने अभी मैं आपको समझाऊंगा। और यहाँ से ये स्ट्रक्चर मैंने आपको थोड़ा सा समझने के लिए बना दी है। क्योंकि इसके विदाउट हम थोड़ी सी दिक्कत पाएंगे समझने में, इसलिए हम कुछ एक स्ट्रक्चर ले रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने इसके पहले भी वीडियो में अच्छी तरह से क्लियर किया था, आपको बताया था कि किस तरह से किस तरह से प्रोसेसिंग होता है। ये पल्मोनरी शिरा होती है, पल्मोनरी शिरा, और ये पल्मोनरी शिरा लंग्स से, ये जो लंग्स या फेफड़े होते हैं, लंग्स या फेफड़ों से शुद्ध रुधिर को ग्रहण करती है, शुद्ध रुधिर को ग्रहण करती है। और मैंने आपको बता दिया था कि ये जो होता है लेफ्ट वाला भाग में, इसको हमने नाम दिया था, क्या नाम दिया था इसको, मैंने आपको स्ट्रक्चरली बताया था कि इसको मैंने बायां आलिंद कहा था, एट्रिया, और इसको मैंने लेफ्ट वेंट्रिकल कहा था। इसका राइट एट्रिया था और ये राइट वेंट्रिकुलर था। ये बायां आलिंद, ये मैंने नाम दिया था आपको बायां नीले, ये दायां आलिंद, दायां नीले। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 कपाट होते हैं और इसमें 3 कपाट होते हैं। ये बाएं भाग में द्विबलन कपाट, इसे मैंने कहा था द्विबलन कपाट, और इसको मैंने त्रिबलन कपाट कहा था, त्रिबलन कपाट। इसको मैंने बाइस्कुपिट वाल्व नाम दिया था, इसको ट्राइस्कुपिट वाल्व कहा था। तो क्या होता है कि जैसे ही शुद्ध रुधिर यहाँ पर आता है, इस भाग में आता है, तो ये जो बायां आलिंद है इसका संकुचन होता है। बायां आलिंद, इस बाएं आलिंद का क्या होता है दोस्तों, संकुचन होता है। जैसे ही शुद्ध रुधिर इस भाग में आता है, पल्मोनरी शिरा या फुफ्फुसी शिरा के माध्यम से, जैसे ही शुद्ध रुधिर बाएं आलिंद में आता है, तो बाएं आलिंद में आते ही इसमें क्या होता है दोस्तों, संकुचन होता है। और संकुचन होने से क्या होगा कि ये द्विबलन, जिसको हम मिट्रल कपाट भी कहते हैं, मिट्रल कपाट भी कहते हैं, ये खुल जाते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों, ये खुल जाते हैं, ये खुल जाते हैं। तो जैसे ही
लंग्स से शुद्ध रुधिर आता है बाएं आलिंद तक। तो बाएं आलिंद में आने पर ये जैसे इसमें संकुचन होता है तो संकुचन होने के बाद ये खुल जाते हैं और खुलने के बाद ब्लड पहुंचता है यहाँ इस जगह पर, और ब्लड यहाँ से होते हुए कहीं न कहीं इसके द्वारा ब्लड इस जगह पर पहुंचता है। और ये मैंने नाम बताया था एओर्टा। इस एओर्टा के द्वारा जो ब्लड होता है, ये ब्लड हमारे शरीर में बॉडी टिश्यूज मतलब ऊतकों तक, ये बॉडी टिश्यूज मतलब शरीर में जो ऊतक हैं, इन ऊतकों तक ये शुद्ध रुधिर पहुंचता है। मतलब O2 जनित ब्लड जो है, ब्लड या जो रुधिर है वो हमारे बॉडी टिश्यूज तक आते हैं। इसलिए एओर्टा जो होता है यहाँ से ग्रीवा देहिक धमनी चाप जिसको हम बोलते हैं, ग्रीवा, कभी कभी ये ग्रीवा देहिक धमनी चाप में एओर्टा के द्वारा शरीर के प्रत्येक भागों तक शुद्ध रुधिर पहुंचता है। शुद्ध रुधिर का मतलब है ये शुद्ध रुधिर का मतलब O2 जनित रुधिर बॉडी टिश्यूज में जब ये ऊतकों तक पहुंचता है तो ऊतकों में ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया जाता है, और ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया जाता है। और ऑक्सीजन विहीन हम बोलते हैं, ऑक्सीविहीन बॉडी टिश्यूज में ये शरीर के प्रत्येक भागों तक पहुंचता है। और O2 रहित जो रुधिर है, ये O2 रहित शिराओं के द्वारा, वेन्स के द्वारा, किसके द्वारा? वेन्स के द्वारा, शिराओं के द्वारा ये पहुंचता है इस भाग से होते हुए, ये इस जगह से, यहाँ से और यहाँ से होते हुए ये इस जगह पर पहुंचता है। दोस्तों, क्या बॉडी टिश्यूज के द्वारा इस ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया जाता है और शरीर के प्रत्येक अंगों तक O2 को पहुंचाया जाता है। और जब O2 रहित जो ब्लड होता है, इस ब्लड को शिराओं के द्वारा पहुंचाया जाता है इन माध्यम से, यहाँ इस भाग तक ये पहुंचाया जाता है शिराओं के माध्यम से, ये इस जगह पर पहुंचता है, ये इस जगह पर पहुंचता है। अब आपको मैंने बताया था, एक तो मैंने SVC आपको बताया था, एक IVC मैंने आपको बताया था, सुपीरियर वेनो कोआ और इंफीरियर वेनो कोआ। तो ये कंधे से ऊपरी भाग से अशुद्ध रुधिर को ग्रहण करती है, और इंफीरियर वेनो का पश्चिम महाशिरा होती है, ये कंधे से निचले भाग से अशुद्ध रुधिर को ग्रहण करते हैं। और एक बात मैंने और बताया था, कोरोनरी साइनस। ये कोरोनरी साइनस जो होती हैं, ये हृदय की जो भित्तियां होती हैं, हृदय की भित्तियों से अशुद्ध रुधिर को ग्रहण करती हैं, अशुद्ध रुधिर को ग्रहण करती हैं। तो तीन बातें मैंने बताई आपको। तो इस तरह से ये यहाँ पहुँचता है, और फिर यहाँ वही प्रोसेस फिर से ये होता है कि जैसे ये अशुद्ध रुधिर इसमें आता है तो वापिस इसमें क्या शुरू हो जाता है? संकुचन शुरू हो जाता है दोस्तों। और संकुचन के शुरू होने से ये जो त्रिबलन कपाट हैं, ये त्रिबलन कपाट खुल जाते हैं, ये त्रिबलन कपाट खुल जाते हैं। और त्रिबलन कपाट जब खुल जाते हैं तो ब्लड यहाँ से इस जगह पहुँचता है, और यहाँ से इस जगह पहुँचने के बाद जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी धमनी, इस पल्मोनरी धमनी से रुधिर होते हुए ये इस तरह से पहुँचता है। तो ये पल्मोनरी धमनी, इस पल्मोनरी धमनी के द्वारा ये जो रुधिर हैं इसको वापिस कहाँ तक भेज दिया जाता है दोस्तों? फेफड़ों तक। कहाँ तक? फेफड़ों। और फेफड़ों में वही केशों का विनिमय होता रहता है। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये, और मैंने इसके पहले भी कहा था कि यहाँ इस पॉइंट पर एक छिद्र होता है,
ये पॉइंट पर एक छिद्र होता है जिसको भ्रूण अवस्था में, जिसको मैंने कहा था कि भ्रूण अवस्था में जो छिद्र होता है इसे हम फोसा फोरमेन कहते हैं। फोसा फोरमेन ओवल हम बोलते हैं। और जब वृद्धि होने के बाद में जब बच्चे की शिशु की जब वृद्धि होती है तो शिशु की वृद्धि के दौरान ये निष्क्रिय हो जाता है और इसे हम बोलते हैं फोसा ओविलियस। ये फोसा ओविलियस फोसा ओविलियस। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से फेफड़ों से जो शुद्ध प्योर जो भाग है, शुद्ध जो O2 जनित जो ब्लड है, ये O2 जनित ब्लड ये पहुंचता है बाह्य में। बाह्य से जब इनमें संकुचन होता है तो द्विबलन कपाट और त्रिबलन कपाट के द्वारा ये पहुंच जाते हैं किसी जगह पर। ये बाइनेले से एओर्टा के द्वारा O2 जनित रुधिर को शरीर के प्रत्येक भागों तक इसे पहुंचाया जाता है। और यहाँ पर जो बॉडी टिश्यूज होते हैं ये ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और जब O2 को ग्रहण कर लिया जाता है तो O2 रहित ब्लड को शिराओं के माध्यम से सुपीरियर वेनो कोआ, इंफीरियर वेनो कोआ, कोरोनस साइकस के द्वारा इसे दाएं आलिंद में पहुंचाया जाता है। दाएं आलिंद में संकुचन होता है और संकुचन होने से त्रिबलन कपाट खुल जाते हैं। खुलने के बाद ये पहुंचते हैं दाएं नीले में और दाएं नीले से पल्मोनरी धमनी के द्वारा इसे फेफड़े या लंग्स तक पहुंचा दिया जाता है। इस तरह से ये एक प्रोसेसिंग होती है। ये इस तरह से एक क्रियाविधि ये इसमें संपन्न होती है। अब दोस्तों हमें जाना कि इसके बीच में इसके पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये जो हिस्सा होता है इस हिस्से को हम कहते हैं हिंज बंडल। इसको हम बोलते हैं हिंज बंडल। और इस हिंज बंडल में हिंज पेशीय समूह होते हैं। हिंज पेशीय समूह होते हैं और इस हिंज पेशीय समूह की अगर बात करो तो इसमें फाइबर्स होते हैं। इसमें फाइबर्स होते हैं और ये फाइबर इसमें हिंज बंडल में हिंज पेशीय समूह में फाइबर्स होते हैं जिनमें पुरकिंजे होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? पुरकिंजे होते हैं। और इस पुरकिंजे ये इस तरह से इनमें ये फैले हुए पुरकिंजे होते हैं। यहाँ से इस तरह से ये इनमें फैले हुए होते हैं। ये मांसपेशियाँ होती हैं, मांसपेशियाँ। तो हिंज बंडल हिंज पेशीय समूह में फाइबर्स या पुरकिंजे होते हैं जिसके द्वारा इनमें इस भाग में क्रियाविधि संपन्न होती है। लेकिन ये क्रियाविधि किस तरह से होती हैं, चलिए यहाँ की जो मांसपेशियाँ इस बाएं भाग की जो मांसपेशियाँ ये बड़ी होती है क्योंकि इसमें शुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है। और जबकि इस वाले भाग में दाएं वाले भाग की ये मांसपेशियाँ पतली होती है क्योंकि इसमें शुद्ध रुधिर का प्रवाह होता रहता है। तो देख सकते हो कि किस तरह से इसमें एक प्रोसेसिंग होते हैं। तो हमने जब द्विबलन और त्रिबलन, अब थोड़ा सा इसको मैं एक प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग और आपको मैं बताता हूँ कि इस क्रियाविधि में ये प्रोसेस किस तरह से एक आगे बढ़ता है। तो चलिए ये आप अच्छे तरह से देख पा रहे हो कि किस तरह से ब्लड का एक सर्कुलेशन हुआ है, किस तरह से ये आगे की ओर पहुँचा है। इसके बारे में मैंने आपसे बार बार मैं कहता हूँ कि 4 प्रश्न आपके ये भी बन जाते हैं कि सबसे बड़ी धमनी, सबसे छोटी धमनी, सबसे बड़ी शिरा, सबसे छोटी शिरा। तो सबसे बड़ी धमनी जो महाधमनी होती है, सबसे छोटी धमनी फ्रेनिल धमनी होती है जो डायफ्राम तक शुद्ध रुधिर को पहुँचाती हैं। वैसे ही अगर मैं बात करूँ सबसे बड़ी शिरा, तो सबसे बड़ी शिरा जो होती है वो पश्च महाशिरा और सबसे छोटी शिरा एजोगस शिरा होती है। हमारे हृदय के आंतरिक भागों तक शुद्ध रुधिर को पहुंचाने का
का कार्य जो करती है वो कोरोनरी धमनी होती। कभी कोरोनरी धमनी में अगर ब्लड कठोर हो जाता है, जम जाता है, तो उसे हम हार्ट आघात बोलते हैं, हार्ट अटैक हम बोलते हैं। ऐसे ही मस्तिष्क के आंतरिक भागों तक मस्तिष्क के आंतरिक भागों तक अगर हम रुधिर के पहुंचाने की बात होती है तो हम इसको आंतरिक कैरोटिड शिरा बोलते हैं, आंतरिक कैरोटिड शिरा हम कहते हैं। चलिए इसी के आगे के हम थोड़ी सी और बात करते हैं, इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और हम समझते हैं और यहाँ से एक प्रोसेसिंग हम और जानने की कोशिश करते हैं। चलिए मैंने आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर को इस तरह से मैंने समझने के लिए इसको इस तरह से मैंने कन्वर्टिंग कर दिया है। इसको मैंने 4 भागों में कन्वर्ट कर दिया है। मैंने आपको बताया था कि इस भाग पर एक SA होता है, ऐसे नोड होता है जिसको मैंने कहा था पेसमेकर। कुछ में क्या हम बात करते हैं, पेसमेकर ऐसे नोड का जो कार्य है वो कार्य है हृदय की धड़कन का नियंत्रण करना, हृदय की धड़कन का नियंत्रण, हृदय की धड़कन का नियंत्रण। तो आपसे पूछा जाएगा कि पेसमेकर का क्या कार्य है, और ये आप जानते हो कि दायां आलिंद है, ये बायां आलिंद है, मैंने यहाँ पर दायां आलिंद और इसको मैंने बायां आलिंद लिख दिया है। और इसका कारण है कि मैं बायां क्यों मान रहा हूँ, इसको मैंने दायां नीले और ये बाएं नीले। यहाँ इस जगह पर एक मैंने आपको बताया था AV नोड, ऑट्रिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। तो हृदय की धड़कन का नियंत्रण पेसमेकर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पेसमेकर के द्वारा ये हृदय की धड़कन का नियंत्रण होता है। यहाँ से जब संकुचन होता है तो एक सक्रिय विभव, जब इनमें संकुचन हम कहते हैं कि जब कहीं ना कहीं हमने देखा था कि जब कपाट या आलिंदों का जब संकुचन होता है तो कपाट खुलते हैं, तो इनके संकुचन होने से इनमें एक सक्रिय विभव उत्पन्न होता है, सक्रिय विभव। तो ये सक्रिय विभव उत्पन्न होता है और ये सक्रिय विभव पहुंचता है यहाँ इस जगह पर, ये इस जगह पर AV नोड तक ये पहुंचता है और ये ही कहलाती हैं हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन। और कभी कभी इस हृदय की धड़कन में अनियमितता आ जाती है तो फिर हम अनियमितता आने के बाद हम देखते हैं कि उन व्यक्तियों में जो कहीं ना कहीं कृत्रिम हृदय का यूजेबल किया जाता है, कृत्रिम हृदय का उपयोग किया जाता है। और आप जानते हो कि एक व्यक्ति में हृदय की जो धड़कन होती है 1 मिनट में कितनी बार होती है? 72 बार। कितनी बार होती हैं? 72 बार। 1 मिनट में हृदय की धड़कन कितनी बार होती है? 72 बार। और ये जो चक्र है, ये चक्र कहलाता है, ये जो प्रोसेसिंग है ये चक्र कहलाता है कार्डियक चक्र, हृदय या कार्डियक चक्र, इसको हम बोलते हैं कार्डियक चक्र, कार्डियक चक्र। तो इस तरह से ऐसे साइनो-ऑरिकुलर नोड से AV नोड तक हृदय की एक चक्र एक प्रोसेस होती है सक्रिय विभव के द्वारा। और ये जो यहाँ से ये जो संकेत होते हैं, ये जो सूचनाएं होती हैं, ये जो बंडल होता है हिंज बंडल में, ये हिंज बंडल में जो उत्तक होते हैं या पुरकिंजे होते हैं, और ये पुरकिंजे के द्वारा ये सूचनाएं यहाँ पर इन पूंजों के द्वारा ये इस तरह से ये पुरकिंजों के द्वारा ये पहुँचते हैं इस तरह से। और यहाँ से
ये जो द्विबलन जो कपाट होते हैं, और ये द्विबलन कपाट से कोडिटेनिंग रज्जु होते हैं, कोडिटेनिंग रज्जु। और ये कोडिटेनिंग रज्जु का एक जो भाग होता है ये बाइनरी कपाट, द्विबलन कपाट, एक सिरा, इसका जो एक सिरा है वे द्विबलन कपाट और दूसरा सिरा त्रिबलन कपाट, ऐसे त्रिबलन कपाट से जुड़ा होता है। जबकि दूसरा जो सिरा है ये दूसरा सिरा पेपलरीज या पेपलरीज कोशिकाओं से या मांसपेशियों मांसपेशियों से जुड़ा होता है, मांसपेशियों से जुड़ा होता है, मांसपेशियों तक जुड़ा होता है। ऐसे ही ये इस तरह से ये प्रोसेसिंग होती है कि किस तरह से सक्रिय विभव उत्पन्न होता है ऐसे नोड से एवी नोड तक। और ये हृदय की धड़कन 1 मिनट में 72 बार। आप जानते हो कि नवजात में कितनी होती है, ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको। और हृदय का नियमित रूप से ये सिकुड़ना और फैलना, यानी कि हृदय की धड़कन की हम बात करें तो एक होता है सिस्टोल और प्लस में हम बात करें डायस्टोल, डायस्टोल, सिस्टोल और डायस्टोल, 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 सिस्टोल और डायस्टोल। यानी कि हृदय का संकुचन और फैलना, यही सिस्टोल और डायस्टोल, जिसको हम बोलते हैं हृदय की धड़कन, नीले आलिंदों का संकुचन और इसका फैलना, यह है हृदय जो कि नियमित रूप में क्रमिक या लगातार अपनी क्रियाएं होती रहती हैं। हृदय से कितना हृदय से ब्लड 1 मिनट में बाहर निकलता है, तो कभी इसकी हम प्रोसेस लेंगे। स्ट्रोक रेट भी आपसे पूछ ली जाती है, तो इसकी जो स्ट्रोक रेट या जो दर है, स्ट्रोक दर है, ये होती है प्रति मिनट हृदय की धड़कन और नीले से 1 मिनट में कितना बाहर रुधिर निकलता है। तो 1 मिनट हृदय की धड़कन और नीले से 1 मिनट में रुधिर का बाहर निकलना, नीले से रुधिर का बाहर निकलना। तो आप जानते हो कि हृदय की धड़कन 72 मिनट होती है और नीले से बाहर 70 ml रुधिर बाहर निकलता है। इन एवरेजिंग बात करें तो 5 लीटर लगभग बात करें तो हम देखते हैं कि 5 लीटर रुधिर, ये लगभग मैं बात करूं तो लगभग 5 लीटर जो ब्लड है, ये ब्लड हृदय में पंपित होता रहता है, ये हृदय के द्वारा पंपित होता है, हृदय से पंपित होता है, हृदय से पंपित होता है। आपसे पूछ लिया जाए कि हृदय से कितना रुधिर पंपित होता है, तो हृदय से 5 लीटर रुधिर पंपित होता है, हृदय से 5 लीटर रुधिर पंपित होता है। तो यहाँ से मैंने आपको बताया कि किस तरह से प्रोसेसिंगली ये क्रियाएं संपन्न होती हैं। और इसी क्रियाओं के साथ हम एक और बात करते हैं। कभी कभी आपसे पूछ रहता है कि एक शिशु का जो शिशु होता है, वो शिशु का शरीर जो होता है वो आपने नीला पड़ जाता है, नीला पड़ जाता है। शिशु का जो शरीर है वो नीला पड़ जाता है। तो नीला पड़ने का क्या कारण है, जिसको हम बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसको हम बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ये नीले पड़ने का कारण है, क्या कारण है कि इस छिद्र में, ये जो छिद्र होता है, इस छिद्र में क्या होता है कि HB में NO2 का मिलना, क्या रीजन हो सकता है, जो HB है, हीमोग्लोबिन है, इसमें NO2 का मिलना, वो भी एक रीजन बनता है। या फिर इस छिद्र में
ये जो छिद्र हैं इसमें ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का मिल जाना, ऑक्सीजन व CO2 का मिलना, ये इसी कारण से ऑक्सीजन व CO2 का मिलना या HB में नाइट्रोजन का मिल जाना, और इससे जो शिशु है उसका शरीर नीला पड़ जाता है, उसको हम ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। यानी कि HB में NO2 का मिलना, O2 व CO2 का मिलना, जिसके शरीर नीला पड़ जाता है, जिसको हम ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम इसे हम कहते हैं। इसलिए कभी कभी आपसे पूछ लिया जाए कि कहीं ना कहीं हार्ट में छोटे बच्चों में कौन सा डिजीज़ हो जाती है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम यानी कि क्षेत्र में HB NO2 के मिलने और शिशु का शरीर नीला पड़ जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम आर्टरीज और वेन्स की बात करेंगे, उसके साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की हम बात करेंगे। धन्यवाद आज के लिए।